लेकर पीएम मोदी की अहम बैठक आज। पीएम ने आगामी राज्यों के चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। पटना पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आंखों का इलाज करने दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री। सीएम के पहुंचते ही बिहार की सियासी गलियारों का बदला रंग। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कोविड से हुई मौतों पर परिजनों को मिले मुआवजा। कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को लगाई फटकार। मंगलवार को एसटीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पटना विश्वविद्यालय के गेट पर एआईडीएसओ ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज पीएम की अहम बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित अन्य राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पहले मोदी सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। सूत्रों के अनुसार आज शाम होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में डिजिटल तरीके से होगी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की नजर में सभी राज्य बराबर हैं, लेकिन गुजरात और उत्तर प्रदेश में भाजपा और राज्य सरकार की स्थिति को लेकर वह थोड़े संवेदनशील दिख रहे हैं। बैठक में सड़क और परिवहन मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की जा सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर आज अहम बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि वर्चुअल तरीके से ये बैठक होगी और इस बीच जो चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन सब को लेकर पीएम मोदी जो है वो बैठक कर सकते हैं और कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है। तो ये बैठक जो है वो वर्चुअल तरीके से होने वाली है और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की नजर में सभी राज्य बराबर हैं, लेकिन गुजरात और उत्तर प्रदेश में भाजपा और राज्य सरकार की स्थिति को लेकर वो थोड़े संवेदनशील दिख रहे हैं और बैठक में जो लगातार कई मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होंगी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में, तो उसको लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि इस चुनाव में कुछ बदलाव भी किए जा सके। वहीं वर्चुअल तरीके से ये बैठक होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज पीएम मोदी की अहम बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित अन्य राज्यों को लेकर के हो सकता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अहम बैठक हो और अहम फैसले उसको लेकर के लिए जा सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं और आज आपको बता दें कि सीएम के पटना पहुंचते ही तमाम कयासों पर विराम लग गया है। बता दें कि 22 जून को नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। और आज भी दिल्ली में एक गृह मंत्री की अहम बैठक है, जिसमें बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में एक हफ्ते बाद पटना आकर सीएम ने कयासों पर विराम लगा दिया है। का देख करके जो ऑपरेट करना था उन्होंने कर दिया है और करके देख करके हमको कहा कि अब आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ दिन उन्होंने और कहा है। अभी थोड़ा बाहर इसको कहते हैं कि काफी धूप वगैरह हो, उससे बचाव कीजिएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर निषेध जुड़ गए। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम नीतीश आज कई दिनों बाद पटना पहुंचे हैं और जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कयास तेज थे कि हो सकता है प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार बात करें, उस पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जब नीतीश कुमार की दिल्ली जाने की बातें चली कि मुख्यमंत्री अब दिल्ली जा रहे हैं, तो उस समय कयासों का बाजार गर्म था और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होगी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ रहा था और ये भी खबर है कि नीतीश कुमार की दिल्ली में कई नेताओं से बीजेपी के बातचीत हुई है। लेकिन
ऑपरेशन हुआ है उनका, दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ है। करीब 1 सप्ताह के बाद अब डॉक्टरों ने उन्हें इजाजत दी है, जिसके बाद वो पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन मेरा सफल हुआ है। लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश सरकार, मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो उसमें जगह मांग सकती है, और कहीं ना कहीं उन सब बातों पे नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। लेकिन अंदर की क्या खबरें हैं ये कभी भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि वहां पे बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई है उनकी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातचीत हुई होगी। लेकिन फिलहाल अभी नीतीश कुमार ने कुछ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के नहीं कहा है, लेकिन कभी भी खबरें निकल के सामने आ सकती हैं। कभी भी ये खबर आ सकती है कि नीतीश कुमार के जदयू को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। कितनी सीटें मिली है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो शुरू से जब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की बात चर्चाएं हुई थी, उस समय से जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर अब विराम लग गया है जब पटना पहुंचे सीएम। जी निषेध, दिल्ली में गृह मंत्री की एक अहम बैठक है जिसमें बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या अहम बातें हो सकती हैं अगर जीतन राम मांझी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, यूपी में भी होने वाले हैं चुनाव, और यूपी में भी अब बिहार के कई ऐसी पार्टियां हैं, एनडीए के ही घटक दल साथी हैं जो यूपी चुनाव में कूदने वाले हैं। जिस तरीके से मुकेश सहनी की बात सामने आ रही है, अब मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है, उन्होंने दावा कर दिया है कि चुनाव में उतरेंगे। और इसके साथ ही नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो वो भी 200 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अगर एनडीए से उनकी बात नहीं बनती है, एनडीए में बीजेपी से अगर बात नहीं बनती है, तो उनसे अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जब इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत हो सकती है। क्या रणनीति बनेगी, क्या एनडीए के साथ चुनाव में और लोग भी लड़ेंगे, बिहार के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बातें उन बैठक में सामने आ सकती है। निषेध, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार में कई सारी समस्याएं आ गई हैं, हाल ही में जो टीकाकरण अभियान है वो धीमा पड़ गया है टीकों की कमी की वजह से, दूसरी तरफ बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सीएम आए हैं, तो क्या लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर उनकी एक बैठक होगी, आगे की उनकी क्या कुछ रणनीति होगी, कुछ इसके बारे में जानकारी मिली है? देखिए पूजा, ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अब बैठक करेंगे, क्योंकि बिहार में जब से कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एक्टिव हो गई हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी ने साफ ये दावा कर दिया कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, और अब सत्ता पक्ष में जो ताबिज हैं वो अब कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। जो भी कमियां हैं, नीतीश कुमार 1 सप्ताह से तो बिहार में नहीं थे, लेकिन अब जब वो बिहार पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं अब समीक्षा बैठक का दौर एक बार फिर जारी होगा, और जो भी कमियां हैं, चाहे वो बाढ़ को लेकर हो, चाहे कोरोना काल को लेकर के हो, तमाम वो जो कमियां हैं उन कमियों पर अब चर्चा होगी, बैठक होगी। और जो भी नेता हैं एनडीए के, उनके साथ बैठक होगी, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब बैठकों का दौर भी लगातार होने वाला है। और बिहार में जब से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव हो गई हैं, और कहीं ना कहीं बिहार की पार्टियों की भी नजर अब यूपी चुनाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी बैठक हो सकती है। जी निषेध, ये भी जानना चाहेंगे कि आज नीतीश कुमार पटना पहुंचे हैं, आज उनकी क्या कुछ प्लान है, क्या आज वो कहीं का दौरा करने वाले हैं? देखिए कुछ देर पहले तक जब वो पटना पहुंचे तो उस समय खबरें आ रही थी कि आईजीआईएमएस का नीतीश कुमार दौरा कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, हालातों को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो खबरें हैं उसके मुताबिक उनकी आराम करने को बोला गया है। फिलहाल वो आईजीआईएमएस नहीं जाएंगे, अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक। लेकिन आगे जो भी अपडेट होगा वो हम लगातार अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। फिलहाल की जो स्थिति है, नीतीश कुमार को आराम करने के लिए बोला गया और वो फिलहाल अभी आराम ही कर रहे हैं। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार आज पटना पहुंचे हैं दिल्ली से अपने आंखों का इलाज करके, और तमाम जानकारी हम आपको दे रहे थे। निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश ने अपने दोनों आंखों का ऑपरेशन कराया है और आज वो पटना पहुंच गए हैं। हो सकता है इसके बाद वो कई समीक्षाएं बैठक करें, और जिस तरीके से बिहार में कई ऐसे मुद्दों हैं जिनको लेकर के अभी जो चर्चा है वो सीएम कर सकते हैं, और उसमें बदलाव की जरूरत है। जिस तरीके से टीकाकरण की रफ्तार रुक गई है, बाढ़ की समस्या है, तो उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार जो है वो समीक्षा बैठक कर सकते हैं, और इसके बाद कई अहम फैसले भी ले सकते हैं।
मंगलवार को एसटीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पटना विश्वविद्यालय के गेट पर एआईडीएसओ ने प्रदर्शन किया है और एसटीईटी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग की है। साथ ही लाठीचार्ज कराने वाले पुलिसकर्मियों को अविलंब बर्खास्त करने की भी मांग की है। एआईडीएसओ ने यह चेतावनी भी दी है कि जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि लगातार जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं वो पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, जिसके बाद से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने लगातार शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया था और मंगलवार को उन पर लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसको लेकर कई राजनीतिक पार्टी जो हैं वो आगे आए और उनके लिए उन्होंने आवाज भी उठाया। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जनवादी अधिकारों पर हमला करना बंद करो। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करना हो। कल जिस तरह से बिहार सरकार की पुलिस ने एसटी अभ्यर्थियों पर, खासकर महिलाओं पे जेंट्स पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। यही वो बिहार सरकार है। पिछले चुनाव में कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और जब छात्र नौजवान अपने रोजगार मांग रहे हैं तो ये सरकार लाठी गोली की भाषा से बात कर रही है। ये बिहार सरकार नीतीश कुमार की तानाशाही सरकार चल रही है। पूरे भारत में महंगाई को लेकर एक बार फिर से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बैलगाड़ी मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हो गए हैं और दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो को 32 साल पुराने केस में जबरन जेल में बंद किया गया है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। तो महंगाई को लेकर जाप के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है और बैलगाड़ी मार्च निकाला है। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले को लेकर के जेल में रखा गया है। इसको लेकर भी लगातार जाप की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर भी लगातार उनकी तरफ से जो प्रदर्शन है वो जारी है। और एक बार फिर से महंगाई की मार जिस तरीके से देश झेल रहा है उसको लेकर के जाप की तरफ से ये बैलगाड़ी मार्च निकाला गया है और विरोध प्रदर्शन जताया गया है। बक्सर में जनता दल यूनाइटेड के सेवा दल का विस्तार बैठक आयोजित कर किया गया। बैठक का आयोजन डुमराव के जंगलीनाथ मंदिर में किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सनी पटेल शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने जो कार्यकर्ताएं थे उनको कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कैसे काम किया जाए इसके बारे में चर्चा की। लखीसराय जिले के मुख्य बाजार स्थित शहीद द्वार के निकट से जिला मुख्यालय तक जन अधिकार पार्टी द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की लगातार मूल्य वृद्धि के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग को लेकर राज्यव्यापी टमटम बैलगाड़ी मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व जाप के प्रदेश महासचिव रंजय कुमार, जिलाध्यक्ष अनिल यादव के साथ ही तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अगर जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम वापस नहीं लेती है तो जन अधिकार पार्टी पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर चक्का जाम और तालाबंदी करेगी। छपरा मंडल कारा में पुलिस प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। एसपी और डीडीसी सारण के नेतृत्व में छापेमारी की गई। टीम ने लगभग 2 घंटे तक जेल के चप्पे चप्पे की छानबीन की। बता दें कि छापेमारी के दौरान 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं, वहीं 6 कैदियों पर मामला भी दर्ज हुआ है। बता दें कि जिले के मंडल कारा के वार्ड संख्या 20 के कई कुख्यात बंदियों को मोबाइल चलाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और जेल प्रशासन पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने छापेमारी की है। चीज नहीं मिलेगी, छोटे छोटे सामान जो तंबाकू मुक्त होता है, कोई विशेष वैसी बात नहीं था।
पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल में गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव खरे पोल से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें बगहा के कैलाश नगर घाट से दियारा जा रहे कुल 9 लोग सवार थे। नाव पलटने की सूचना के बाद स्थानीय नावकों की टीम ने रेस्क्यू चलाकर 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। वहीं 2 लोगों की तलाश जारी है। बताते चले कि प्रतिदिन बगहा से खेती करने के लिए गंडक पार कर हजारों लोग दियारा के लिए जाते हैं। यह पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तो पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब हमने देखा है कि किस तरीके से नाव पर ज्यादा से ज्यादा लोग सवार होते हैं। ना तो इसे रोकने के लिए प्रशासन वहां मौजूद होती है, ना ही इसे देखने के लिए पुलिस वहां पर खड़ी रहती है। तो ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को आती है जब ज्यादा मात्रा में नाव पर जो लोग हैं वो सवार हो जाते हैं और नाव पलटने से ऐसी दुर्घटनाएं लगातार सामने आती हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और सवाल प्रशासन पर उठता है और उन लोगों पर भी ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से वो नाव पर सवार होते हैं और अपनी जान को खुद ही जोखिम में डालते हैं। ऐसी सूचना मिली लोगों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि नारायणपुर घाट पे जो है जो पुराने क्षतिग्रस्त ब्रिज के जो पोल हैं उनसे टकरा के एक नाव पलट गई है, जिसमें 9 लोग होने की सूचना है और 9 लोगों में जो है 7 लोगों के बारे में कंफर्म हुआ है कि वो लोग बाहर निकल गए हैं। 2 लोगों की सूचना अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। ऐसी उम्मीद भी है कि उस तरफ भी लोग पहुंच गए होंगे। अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगी। जमुई में लगातार बारिश होने के बाद सड़क की स्थिति बद से बदतर हालात में पहुंच गई है। जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन का मुख्य मार्ग पूरी तरीके से जर्जर हालत में पहुंच चुका है। वहीं लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्टेशन के मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली कई सड़क ऐसे हैं जो विगत कई वर्षों से सरकार के विकास के दावे पर सवाल उठा रही है। रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के पिता ने बताया है कि बच्ची अपने भाई बहन के साथ घर में खेल रही थी, अचानक ही उसने ये कदम उठा लिया। वहीं मामले की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना के वैक्सीनेशन खत्म हो जाने के कारण जिले के 11 ब्लॉक में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य बंद पड़ा हुआ है। लोग टीकाकरण केंद्र तो पहुंच रहे हैं, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर बंद होने के कारण लोग बेरंग लौट रहे हैं। जबकि कैमूर जिले में 6 माह से 11 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अभी तक 2.25 लाख ही टीकाकरण हो पाया है। आपको बता दें कि कैमूर जिले में 25 कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण अब वहां ताला लटका हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर भभुआ स्वास्थ्य विभाग के डीआईयू रविंद्र कुमार ने बताया कि विभाग की इसकी जानकारी दी गई है, वैक्सीन आते ही टीकाकरण शुरू किया जाएगा। 11 प्रखंड में किया जा रहा है टीकाकरण और 11 प्रखंड में ऑन स्पॉट ऑनलाइन दोनों तरह का कार्य किया जाता था, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी के चलते केवल भभुआ प्रखंड के अंतर्गत समाहरणालय में ही किया जा रहा था 2 दिनों से। उम्मीद है कि कल वैक्सीन आ जाएगी। 5 जुलाई से चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। पिता रामविलास पासवान की जयंती के दिन उन्होंने ये यात्रा को शुरू करने का ऐलान काफी पहले ही कर दिया था और अब इसको लेकर उनके गुट के बड़े नेता पटना में उनके घर पर लगातार बैठक कर रहे हैं। चिराग पासवान के पटना स्थित घर पर आज भी पार्टी के बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं की बैठक चल रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक ने। खराबी के कारण हमारे सहयोगी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी लगातार बैठक जारी है
और आशीर्वाद यात्रा को लेकर के ये बैठक जारी है और बैठक में क्या कुछ अहम बातें हैं वो निकलकर सामने आएंगी और क्या कुछ जो आशीर्वाद यात्रा में किस तरीके की जो कयास लगाए जा रहे थे कि कई ऐसे मुद्दे को लेकर के बैठक में लगातार चर्चा हो रही है और आशीर्वाद यात्रा होने वाली है 5 तारीख को, जिसको लेकर के भी अहम माना जा रहा है इस बैठक को लेकर। झरिया में डीटीवी भारत की खबर का असर हुआ है। घूसखोरी का वीडियो वायरल होने के मामले में अलकडाहा ओपी प्रभारी एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। वहीं ओपी प्रभारी को धनबाद पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी एसएसपी ने आदेश दिया है। बता दें कि रविवार को रविंद्र कुमार शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे डीटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाया था और मामले को उजागर किया था, जिसके बाद जांच में इसे सही पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवार को मुआवजा दे। हालांकि यह मुआवजा कितना होना चाहिए, यह खुद सरकार को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं उसमें सुधार किए जाएं। फैसला सुनते ही सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें सरकार ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि ऐसा करना संभव नहीं है। इसकी वजह सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे डीटीवी भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।